गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और ये शो आप देखेंगे मेरे और वीरू के सौजन्य से। और आज हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ेगा, उसमें निर्मल बैंक के विकास सालुंखे और एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह जुड़ेंगे। और आज हम दो गेस्ट को और जोड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का तड़का हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले नेपियन कैपिटल, और नेपियन सी मैं बार बार बोल देता हूँ, वो उससे रिलेटेड है एक्चुअली। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक यूएस ट्रिप से होकर आए हैं वो, तो उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो एफआई इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्या वो यूएस से भी आ रहा है और क्या वहाँ पर मूड माहौल है इंडिया को लेकर। और ट्यूसडे है तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी जुड़ेंगे हमारे साथ अपनी बिग बोल्ड कॉल्स के साथ। लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र डाल लेते हैं। और मार्केट इस समय डे लो को डिफेंड करके, लेकिन अभी भी टाइम बाय कर रहा है 18,696। अब वो ऑल टाइम हाई 200 पॉइंट दूर हो गया है। बैंक निफ्टी में जहां प्रॉब्लम रही है पिछले कई दिनों से 43,459, पिछला वीक का जो लो था 43,397, उसको लेकिन अभी भी डिफेंड कर रहा है। आज मोमेंटम है दो तीन सेक्टर्स में। फार्मास्यूटिकल्स, जहां पर कुछ स्टॉक्स जैसे कि ग्लेनमार्क और उसके अलावा डायग्नोस्टिक स्टॉक्स वगैरह, यहां पर अच्छा मोमेंटम है। मेटल्स में एक अच्छा मूव है आज क्लियरली। मेटल्स में आप देखेंगे तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, सभी के सभी स्टॉक्स डे हाई पर इस समय। यहाँ पर एक क्लियरली एक अच्छा मोमेंटम इस समय विजिबल है। उसके अलावा एचडीएफसी एएमसी में सुबह से शानदार शॉर्ट कवरिंग, 7% ये स्टॉक इस समय ऊपर। डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे मैंने मेंशन किया, दीपक नाइट्राइट, आईईएक्स जो बैन से बाहर आया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो चैनल पर सुबह सुबह मार्केट खुलने पर पहली कॉल गई थी, वहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है। तो मिड कैप्स में तो ठीक ठाक बाइंग है, लेकिन लार्ज कैप में अभी भी थोड़ी सी इशू। वीरू जी, तो अनुज से आपने आकलन सुना अभी निफ्टी बैंक का भी और मार्केट बिहेवियर अब तक का। मीनवाइल एक स्टॉक याद रखिएगा जो कि अपने करियर का आज अभी भी इन सर्कमस्टेंसेस में हाईएस्ट लेवल छू रहा है, और इस कार्यक्रम में कई बार उसका जिक्र भी हुआ है। दैट्स कमिंस 1897। ये अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ, ऑल टाइम हाई फॉर कमिंस। कैपिटल गुड्स में एक ना एक स्टॉक आके रोज अपनी जो प्रेजेंस है वो फील कराता ही है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम में आज की कॉल्स जो है वो एकत्रित करना शुरू करते हैं। और विकास सालुंखे, सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। विकास, आपका इंडिसेस पे व्यू और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी और अनिल जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में हमने देखा है कि एक थोड़ा सा रिट्रेस होते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन इंट्राडे में यहाँ पे एक स्पॉट निफ्टी में 18,670 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। आज भी उसी सपोर्ट से वापस एक पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिल रही है, जो मुझे लगता है 18,780 18,800 के आसपास वापस एक बार ट्राई कर सकता है मार्केट ऊपर की रेंज में। बट मुझे लगता है ओवरऑल जब तक मार्केट 18,670 के ऊपर क्लोजिंग बेसिक्स अगर सस्टेन रहेगा तब तक ओके। अगर उसके नीचे होता है तो मुझे लगता है एक बार वापस एक प्रेशर बिल्ड होगा, लेकिन इंट्राडे पे मुझे लगता है पुल बैक रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस पुल बैक रैली के ऊपर में एक इंट्राडे में 18,780 18,800 के आसपास एक वापस एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिलेगा। वापस उस रेंज में वापस एक बार प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। तो मार्केट के जो रेंज यहाँ पे देखने मिलेगी इंट्राडे में, नीचे में 18,670, ऊपर में 18,780 के आसपास की एक रेंज यहाँ पे देखने मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि टाटा स्टील यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जब से उसने 110 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया है, आज भी उसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने मिला। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया है कि 110 नीचे की तरफ नहीं ब्रेक करते हुए देखने मिल रहा है। वहां से एक पुल बैक रैली टाटा स्टील में देखने मिल रही है। तो पहला बाय कॉल रहेगा टाटा स्टील यहाँ पे, और ऊपर में मुझे लगता है 120 122 के टारगेट टाटा स्टील में आते हुए देखने मिलेंगे, और स्टॉप लॉस 110 के आसपास का रहेगा। दूसरा रहेगा सेल कॉल। सेल कॉल में मुझे लगता है कि ऑटो पैक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। उसमें मुझे लगता है कि मारुति यहाँ पे जिस हिसाब से स्लोली एक रिट्रेसमेंट की तरफ जाते हुए देखने मिल रहा है, 95-40 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। बट मुझे लगता है आज अगर वापस 95-30 ब्रेक करता है फ्यूचर में, तो मुझे लगता है वहां पे सेल कॉल लेके जाने चाहिए। नीचे में जो टारगेट यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहे हैं मारुति में, जो 9140 9170 के तरफ जो नीचे में इम्पोर्टेंट जो एवरेज है, वहां तक वापस ये रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो 95-670 के स्टॉप लॉस से मारुति को सेल करना है। नीचे में जो टारगेट देखने मिलेगा 9140 के आसपास। ओके, मारुति सुजुकी। सुदीप को जोड़ लेते हैं हमारे साथ।
सुदीप गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सुदीप आपकी वो HDFC लाइफ की कॉल बहुत शानदार रही। एक बार तो पहले उस पर अपडेट ले लेते हैं क्योंकि वो 640 के आपके लॉन्ग टर्म टारगेट से वो हिट हो गए। एक बार उस पर व्यू दीजिए और आपकी इस समय की 2 फ्रेश कन्विक्शन कॉल्स। थैंक यू सो मच अनुज जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। मुझे लग रहा है जो HDFC लाइफ में जो एक मूव आया वो एक टोटल इंश्योरेंस पैक में हमने देखा है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया था ICICI थ्रू। ICICI लोम्बार्ड जो नहीं चलता है, मतलब बहुत कम मोमेंटम दिखाता है वहां पे भी हमने मोमेंटम देखा है। मुझे लग रहा है ये एक फ्रेश स्टार्ट है इंश्योरेंस कंपनीज में। और यहाँ से अगले कुछ जैसे हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में, डिफेंस में, ये सब में एक एक करके सेक्टर बाय सेक्टर रोटेशन हमने देखा है। तो मुझे लग रहा है अब अगले कुछ तो या महीनों तक हम इंश्योरेंस कंपनीज में भी बाइंग ऑन डिप्स देखेंगे। तो मुझे लग रहा है जिन्होंने एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये ट्रेड लिया है 600-605 के आसपास, वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बार एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कैन बुक प्रॉफिट्स, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कैन होल्ड। एंड मुझे लग रहा है आने वाले कुछ सेशंस में यहाँ पे 660-670 के लेवल्स भी हम देख पाएंगे। और आज फ्रेश ट्रेड्स में मुझे लग रहा है जैसे हमने ऑलरेडी PSU बैंक, फिर डिफेंस, ये सब काफी चल चुके हैं, लेकिन इसमें एक नया सेक्टर अब जुड़ता हुआ मुझे दिख रहा है, वो है होटल्स का। तो यहाँ पे एक लेमन ट्री होटल है। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में मार्च अप्रैल में 70 से लेके 100 तक का एक मूव आया था। उसके बाद पिछले 10-15 दिन से स्टॉक 90-95 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। और आज के सत्र में हमने देखा है कि ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाहर। तो सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, डेली वीकली चार्ट्स में भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है कि मौजूदा भाव से बाय किया जा सकता है 93 के स्टॉप लॉस से 105 के टारगेट के लिए। और मेरा दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। PSU बैंक में हमने देखा है एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है पिछले कुछ सत्रों से, और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लीड कर रहा है यहाँ पे मोमेंटम में। तो 193, 192, 193 जो कि इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था पिछले कुछ हफ्तों का, स्टॉक ने इसके ऊपर कल क्लोज दिया है और आज हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि आज ऊपरी स्तरों से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, पर ओवरऑल हम डेली वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे मोमेंटम इंटैक्ट है। और 190 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है यहाँ पे 204 और 207 के टारगेट्स आने वाले कुछ सत्रों में आ सकते हैं। ओके चलिए, ये कॉल्स हो गई इस समय की। आप दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये कॉल शेयर करने के लिए। अब इनवाइट करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जो 2 गेस्ट जुड़ने वाले, उनमें से पहले गेस्ट को नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़े हमारे साथ। गौतम गुड मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग। US ट्रिप कैसी रही, पहले तो ये बताइए। क्या की टेक अवे थे वहाँ से? काफ़ी FIs को मिले होंगे आप, क्या की टेक अवे रहे? देखिए, मेन तो जो मैं जब भी आप न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस जहां भी आप एंट्री करते हैं, उसी दैट मिनट ऑनवर्ड्स आपको लगता है कि यहाँ की महंगाई इतनी बढ़ गई है। मैं अमेरिका पिछले करीबन 25 या 30 सालों से जा रहा हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में इतनी महंगाई कभी अमेरिका में देखी नहीं है। अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ खाने में या रेस्टोरेंट में आप वो महंगाई देख रहे हैं, आप होटल में देखिए, टैक्सी में देखिए, डोमेस्टिक एयरफेयर भी देखिए। मतलब मैं न्यूयॉर्क से कई सिटीज में गया अमेरिका के अंदर, वहां पे भी मैंने देखा कि सब जगह पे महंगाई लगातार है। उबर राइड जो आप बोलते हैं, मैं एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ, मैनहट्टन, मिड टाउन मैनहट्टन से जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है वहां जाने के लिए 8,500 रुपए का खर्चा, वन वे की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतनी महंगाई मैंने कभी देखी नहीं है। और दूसरा कि लॉस एंजलिस में एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, तो वहाँ की जो मालकिन थी, मैंने उनसे बात की कि आपका धंधा कैसे चल रहा है। उन्होंने बताया कि आज की तारीख में वेज इन्फ्लेशन, जो वेटर है, शेफ्स है, उनके लिए जो खान समा है, जो खाना पका रहे हैं, उन सब पे वेज इन्फ्लेशन का प्रेशर है। और रेगुलरली उनका स्टाफ उनको आके बता रहा है कि भाई हमें 15 या 20% और ये रेस्टोरेंट से मिल रहा है या किधर और मिल रहा है, हम लोग जाने हमको नौकरी छोड़नी है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका में इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस कि सब जगह कॉफी से लेके होटल तक सब कुछ महंगा हो गया। नहीं गौतम जी, लेकिन इतनी महंगी कॉफी तो आपको स्टारबक्स में इंडिया में भी मिलेगी। वो जो आप प्राइसेस दिखा रहे थे
मतलब उसको कन्वर्ट कर देंगे तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से तो बल्कि ज्यादा है यहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे ज्यादा है, हाँ, यहाँ पे ज्यादा है बल्कि, और स्टारबक्स का प्राइस। और मैं तो जब भी न्यूयॉर्क वगैरह जाता हूँ, मैं तो खैर वो सबवे लेता हूँ, वो सबवे बोलते हैं ना वहाँ पे उसको। हाँ जी, हाँ, क्योंकि वो टैक्सी तो अनअफोर्डेबल है वहाँ पे, प्लस न्यूयॉर्क में तो टैक्सी लेना मतलब बॉम्बे से खराब ट्रैफिक न्यूयॉर्क में है। हाँ, लेकिन ये अनुज, ये बात है ना कि आप जब बीवी के साथ जाते हो तो टैक्सी लेनी पड़ती है, सबवे नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, महंगाई की बात आपने कर दी, लेकिन जो ज्यादा जरूरी बात मुझे आपसे करनी है, एफआईएस का बहुत पैसा आ रहा है, क्या जो यूएस के लॉन्ग ओनली फंड्स है वो लगा रहे हैं पैसा इंडिया में इस समय, और अगर हाँ तो किस कॉन्फिडेंस से लगा रहे हैं वो? आपकी बात सही है। मैं फंड मैनेजर्स को मिला और एसेट एलोकेटर्स को भी मिला, मतलब जो कॉलेज एंडाउमेंट्स, फॉर एग्जांपल जो कॉलेज एंडाउमेंट्स चलाते हैं, और उनसे भी मेरी बात हुई। तो ये उनके मैं ये जवाब दो भागों में दूंगा। एक, पहले एलोकेटर्स की बात करते हैं। तो एलोकेटर्स से जब मैं मिला, और कईयों से मिला, कई अलग अलग सिटीज में मिला, उन्होंने बताया कि चाइना में उनका भारी नुकसान हुआ है पिछले कई सालों में, और अभी जो यूएस, अमेरिका और चाइना की जो रिलेशनशिप है, जो अभी फिलहाल अच्छे नहीं है, उसकी वजह से वो अभी सिर्फ एशिया में दो कंट्रीज में जहां पे वो लोग पैसा एलोकेट कर रहे हैं, मतलब दूसरे फंड्स को एलोकेट कर रहे हैं जो जाके इंटर्न इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। वो एक तो है जापान। तो जापान में आप देखिए तो नीके 33 ईयर हाई, 33 साल का हाई पे अभी चल रहा है। और ऑफ कोर्स दूसरा है इंडिया, और इंडिया ऑफ कोर्स इज आल्सो नियर लाइफ टाइम हाई। तो ये जो एलोकेटर्स का जो फीडबैक था, मुझे लगा कि इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। दूसरी बात ये होगी कि एलोकेटर्स, जितने भी एलोकेटर्स को मैं जो मिला हूँ, उन्होंने बताया, वेदर इट्स पेंशन फंड और एंडाउमेंट और फाउंडेशन, उन्होंने बताया कि वो लोग इंडिया अच्छी तरह से जानते हैं। और ये इस साल में जनवरी, फरवरी और मार्च तक कई लोगों ने इंडिया में मतलब आके कंपनियों को मिले हैं, दूसरे फंड मैनेजर को मिले हैं, तो उनको दे आर वेरी वेल कनेक्टेड कि इंडिया में ऑन द ग्राउंड क्या क्या हो रहा है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल अपने प्रधानमंत्री, ही हैज बीन अ ग्रेट ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंट्री। और एक ही जो रिस्क, जो कंसर्न थी एलोकेटर्स की और इवन फंड मैनेजर्स की, कि भाई अगले साल के जो इलेक्शन में मोदी जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मैं तो कोई पॉलिटिकल गुरु नहीं हूं, लेकिन मैंने बोला कि जिस तरह से माहौल आज है, मुझे लगता है कि बीजेपी और एनडीए का थर्ड टर्म इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो ये मैंने बताया। ये हो गया एलोकेटर्स के बारे में। दूसरा, जो मैं फंड मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, तो फंड मैनेजर्स ने, मुझे लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड चाइना में भी एलोकेशन कम कर दिया है या कम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फंड मैनेजर मिला जिसने बताया कि उनका एलोकेशन एशिया एलोकेशन में से चाइना में करीबन 35% है, वो उनको 20% लाना है। तो वहां पे जो सेलिंग आएगी, मुझे लगता है कि उसमें से पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ एलोकेशन इंडिया जरूर आएगा। उसकी वजह से हमने देखा है कि इस साल इंडिया में जिस तरह से पैसा आया है, करीबन 6 बिलियन, ये फ्राइडे के क्लोज के हिसाब से $6 बिलियन नेट एफपीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में जो आया है ईयर टू डेट। लेकिन ये भी आप अपने को ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वी आर नॉट द ओनली रिसिपिएंट। इनफैक्ट एशिया में इस साल वी आर नंबर 4, अपना चौथा नंबर आ रहा है। चाइना में 28 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट गया है, इस साल की बात कर रहा हूँ, ईयर टू डेट। कोरिया में 13 बिलियन और ताइवान में 9। तो अपना नंबर चौथा आ रहा है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि और नहीं आ सकता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि पूरे एशिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है। ओके, चलिए गौतम जी, आपने ये प्लेसमेंट ऑफ इंडियन मार्केट, स्पेशली एशियन मार्केट्स में कहाँ प्लेस है, कितना फ्लो आ सकता है, और फंड मैनेजर्स की आपने जो अप्रोच है उसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करी। जब अब भारत के बारे में अगर आप, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि क्या रिस्क एलिमेंट्स हैं और क्या फंड मैनेजर्स किस चीज़ को लेकर डाउटफुल है, वो टिप्पणी आपने कर दी, उसको दोबारा नहीं लौटूंगा। बट अभी अर्निंग सीजन को देखने के बाद, साथ ही साथ एक चीज़ बड़ी देखने के बाद सर, कि हमारे लिए क्रूड का रिट्रेसमेंट, क्रूड का पेन, क्रूड का
का जो कूल ऑफ होना है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। जी, करेक्ट। आप इंडियन मार्केट्स में अगर परचेज कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है सर? इस वक्त सबसे वरीयता किसको देंगे? आप पैसा यहां से क्या बना के दे सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से जो फीडबैक जो मुझे मिला है और जिस तरह से पैसा मिड मार्च, मतलब मार्च के आखिरी हफ्ते में जो जिस तरह से जो पैसा तब से आया है, मैं जो मुझे लगता है कि, और ये कैलकुलेशन मैंने कल ही की थी कि 24 मार्च, शायद वो फ्राइडे होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन 24 मार्च में तक, जनवरी से 24 मार्च तक टोटल एफआईआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में नेगेटिव $1.7 बिलियन था। और अब जाके हो गया है, एज ऑफ यस्टरडेज क्लोज, अब हो गया है $5.9 बिलियन। मतलब $7.5 बिलियन का निवेश आया है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम 24 मार्च, 24 मार्च के बाद। तो मुझे लगता है कि ये जो मोमेंटम फॉरेनर्स का है वो बरकरार रहेगा, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू ग्लोबल फैक्टर्स। वो जो अमेरिका में रिसेशन की जो अभी भी बात चल रही है, 65% प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिसेशन अभी भी इकोनॉमिस्ट और कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो मार्केट्स ट्रैक करती है, उन्होंने बताया है कि दिस इज द एवरेज जो जो सर्वे किया गया है। लेकिन जो रिसेशन ना हो या रिसेशन भी हो तो इट विल बी अ माइल्ड रिसेशन। मुझे लगता है कि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मार्केट में रैली विल कंटिन्यू। अपना मार्केट, ये अपने को याद रखना चाहिए कि सस्ता नहीं है। और अभी आज की तारीख में MSCI इंडिया CY24 कैलेंडर ईयर 24 के हिसाब से 20 के PE पे चल रहा है। तो दैट इज अ 57% प्रीमियम टू MSCI एशिया एक्स जापान। तो वो प्रीमियम है। पिछले साल नवंबर में वो प्रीमियम हैड हिट 96%, तब जाके सेलिंग शुरू हो गया था फॉरेनर्स का। और मुझे लगता है कि ये 57-58% प्रीमियम इज अ फेयर प्रीमियम, और मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में इंडिया इतना महंगा है। ऑलराइट, चलिए फिर शुक्रिया गौतम जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए, खासतौर से अपनी उस US ट्रिप्स को लेकर। अब बात करते हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से, और उनसे बात करते हैं मार्केट को लेकर उनका क्या व्यू बन रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो एक काम करते हैं, पहले क्यों ना स्टॉक स्पेसिफिक बात हो जाए। इंडेक्स की तो बात करेंगे, इस समय की टॉप कॉल्स क्या होंगी आपकी स्टॉक स्पेसिफिक? ठीक है, हम इंडेक्स पे भी वापस आएंगे, पर पहले एक लाइन कह दूं जिससे लोग कंफ्यूज ना हो जाए। निफ्टी पे आज शॉर्ट सेल सिग्नल आ गया है। बैंक निफ्टी पे पिछले बुधवार को ही आ गया था आपसे बात होने के बाद। फिर भी ये इंडेक्स जो है ना, ये छाछ है और मक्खन जो है वो स्टॉक से। जैसे आज भी देखिए सेंट्रल बैंक ऊपर उड़ता जा रहा है और हमने लास्ट 2-3 दिन में उसको बाई किया और हम और बाई करेंगे जैसे मौका मिलेगा। तो जो भी हमने स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आपको दिए, उनका इंडेक्स से लगभग ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब अगर सिम्फनी हमारा एक नया 5 बैगर मूव ब्रेकआउट, सिम्फनी कह रहा हूं आपको, सॉरी, सारेगामा, एकदम म्यूजिकल चार्ट है ये, जो टेक्स्ट बुकिश चार्ट किसी नए टेक्निकल एनालिस्ट को सीखने मिले। आप देखिए इन दो लकीरों के बीच में परफेक्टेड ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ये इतना बड़ा मूवर है ये स्टॉक कि इसको लॉग स्केल चार्ट पे देखे बिना पूरा पर्सपेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा। तो अब आप ये देखो कि 17.5 रुपए से 2020 में ये स्टॉक अगर 538 तक चला गया और उसके बाद भी ये ट्रायंगल बना के ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमने शिष्टाचार हेतु की कंजर्वेटिव बात करते हैं, एक बार अपने निवेशकों को 750-800 तक की सलाह दी है। साथ में ये कहेंगे कि 750-800 पर रिवैल्यूएट करेंगे कि ये 350 वाला स्टॉक कहीं 1500-1600 तो नहीं जा रहा है। और साथ में ये भी कहा है कि 1500-1600 पे भी बेच देना पहले से निश्चित नहीं, और भी बढ़ सकता है। तो कल को आपके ये यूट्यूब या एप्पल को या नेटफ्लिक्स को, जिनको भी, अमेजन को कंटेंट लेने के लिए इंडिया में जो गाने हम सुनते हैं वो किसके पास है? सारेगामा के पास है। तो अनहोना पैसा बरस सकता है इस कंपनी पे। सिर्फ एक बार शार्प ड्रॉप इन प्रॉफिट्स लास्ट 1 साल में जो आया, उसमें भी स्टॉक ने इतना ही हम्बल करेक्शन दिया।
तो इसका निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। निफ्टी का 15% करेक्शन उतने दिनों में, तो जब तक वो करेक्शन पूरा होगा सारेगामा 50% भी बढ़ सकता है। तो दुनिया भर के स्टॉक्स अभी भी हैं। अब जैसे पिछले साल के जो थोड़े रंगीन से लगने वाले आईपीओज में जो धुलाई हो गई निवेशकों की, अब उनमें भी बॉटम बनने लग गया स्टॉक्स में। तो उनका निफ्टी से कोई मतलब नहीं, जब निफ्टी बढ़ रही थी वो गिरे जा रहे थे। तो आप अगर आरबीए एशिया फूड्स को आप देखो, ये रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया इस डिक्लाइन में से, और हमें लगता है वापस 210 हो जाएगा। या आप इस मैप माई इंडिया की चार्ट को देखो, ये वापस मुझे डबल होता लग रहा है। तो मैं इसके लिए निफ्टी के फेरे में पड़ के ये मुनाफे की पोजीशंस को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया मैप माई इंडिया में, कोई भी पुल बैक इसमें आता है बाई है, 1900 तक 2000 तक कुछ भी जा सकता है। आप सीक्वेंट के जैसे स्टॉक को देखिए, यहां पर ये जो आज इस रेजिस्टेंस लाइन पे वीकली चार्ट है, मैं आपको डेली पे बताता हूं। अगर अगर ये आज 84 का ब्रेकआउट दे देता है, 83.5 का, तो हम निफ्टी के फेरे में पड़ के इसके इंतजार नहीं करेंगे लेने का। 5 बैगर स्टॉक है, और अगर ये मार्केट करेक्शन में कोई कारण से नीचे 64 तक आ गया, तो या तो हम तब लेंगे या 84 के ऊपर लेंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो करेक्शन है वो करेक्शन है लार्ज कैप्स का, कि मार्केट बहुत डरते डरते ऊपर आया तो बिल्कुल क्वालिटी पे फोकस हो गया। अब ये जो मुनाफे की दारू, अगर हम इसे कहें, जो मुनाफे का नशा है, बाजार में जो मुनाफा बना है, ये सारे छोटे स्टॉक्स में फैलता जा रहा है, और लार्ज कैप्स करेक्शन करेंगे। तो मैं ये लार्ज कैप्स के करेक्शन में अपनी निवेश की पोजीशंस को नहीं छोड़ सकता। बहुत से ऐसे स्टॉक्स अभी भी हैं जो घटती निफ्टी में भी हम उनको लेते जाएंगे अगले 6 महीने से साल भर में, डबल ट्रिपल 4 गुना पैसा करने के लिए। तो आपका नाम चेंज करके रॉकेट रख देता हूँ मैं। सारेगामा 8.5% ऊपर, इस समय 9% ऊपर सारेगामा। लेकिन अनुज इसमें हाँ अनुज एक सावधानी स्टॉक्स में रखने की जरूरत है। हाँ ये जो 8.5%, 10% बढ़ते हैं, जो स्टॉक 5-5 गुना भाग जाएंगे 6 महीने में, वो हद से ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। आपको और मुझे, मैं आपके भी बिहाफ पे सारे निवेशकों को ये सचेत करना जरूरी है कि बहुत बड़ा मुनाफा कहीं दिख रहा है तो आप बहुत बड़ा दांव नहीं लगा सकते, वहां बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कमाने का हक उतना ही होता है सबके पास जितना उनकी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। समाई के अनुसार कमाई करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो खरगोश की तरह भागने वाले स्टॉक्स है, इन पे घर बार दांव पे नहीं लगाए जा सकते। इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। सही बात कही आपने, कॉशन ज़रूरी है। देखिए, ये पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा के बजाय आप इनको थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड तरीके से देखेंगे तो बेटर रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्यों कॉशियस हैं आप सुशील, और कहाँ तक की करेक्शन देख रहे हैं आप? सर अब हम कॉशियस नहीं है। कॉशियस तो हम पिछले 1 महीने से थे। देखिए निफ्टी की चार्ट पर, तो वो धर्मेंद्र कूदने वाले हैं। आप धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वाली बात ही खत्म हो गई, अब तो यहाँ बाबू भैया आ गया आपका। देखिए, जो हेरा फेरी पिक्चर में बाबू भैया ने बोला ना, रानी तो गई, तो मैं आपको एक चार्ट्स का भेद बताता हूँ। ये जो आरएसआई इंडिकेटर हम नीचे प्लॉट करके चलते हैं, आरएसआई जैसे किसी भी आप मोमेंटम इंडिकेटर को ले लो, तो कैरम बोर्ड जब बाबू भैया खेल रहे थे वो हेरा फेरी मूवी में, उससे बहुत बड़ा भेद चार्ट्स का सीखने को मिलता है। भाव अगर राजा है तो मोमेंटम रानी है, और राजा अपनी रानी के बिना अधूरा है। राजा जिद करके ऊपर सरकने की कोशिश करता जा रहा है, रानी चलने को ही तैयार नहीं है। रानी नीचे की तरफ लोअर टॉप्स बना रही है। बिना मोमेंटम का बाजार न तो नीचे न ऊपर सस्टेन हो सकता है। तो जब यहां मोमेंटम खत्म हो गया, हमने हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को इस कैटेगरी में डाल दिया कि बिल्कुल धीरज के साथ इंतजार करेंगे और उस दिन बेचेंगे जिस दिन इसमें सिग्नल आएगा। तो निफ्टी में आज आया है, और एक और बहुत खतरनाक पैटर्न काम कर रहा है। ये देखिए, ये टर्मिनल ट्रायंगल इन दो लकीरों के बीच में, हिंदी में इसे कहें तो अंतिम त्रिकोण। तो किसी भी प्रणय प्रसंग में या शेयर बाजार में, रोमांस में या स्टॉक मार्केट की चार्ट्स में, ट्रायंगल्स बड़े खतरनाक होते हैं। बुल भी महबूब है, बुल भी महबूब है और बेयर भी महबूब है। दोनों में से किसी की जिद नहीं चलेगी, महबूबा जिसको चुनेंगे उसकी तरफ चलना होगा। ट्रायंगल के बीच में बिल्कुल शांत रहिए। और आज निफ्टी की महबूबा ने बेयर्स का हाथ थाम लिया है, तो हमने यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट कर दिया आज सवेरे। और इंट्राडे में ये रिबाउंड वापस मार सकता है। 18,820 के ऊपर अगर बंद हो जाएगा तो हम शॉर्ट काट लेंगे, फिर देखेंगे कौन सा नया पैटर्न बन रहा है। पर अगर मैं लार्जर पैटर्न पे जाऊं और थोड़ा सा रंगीन भाषा में कहने की अनुमति हो जिससे लोगों को याद रहे, तो जो इनिशियल रैली थी ना, ये हम अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ इस भाषा में बात करते हैं कि गधे के पांव थे। और ये 5 वेव का जो पैटर्न आ गया, जब बिल्कुल बेफाम तेजी का माहौल बन गया, ये घोड़े की नाल है। तो गधे के पांव पे अगर घोड़े की नाल को बैठा भी दोगे तो डर भी नहीं जीत सकता है। मुझे निफ्टी 16,800 और उसके बाद और भी नीचे जाने का पूरा भय है। पूरे पैटर्न्स तैयार है, तो इसको टुकड़े टुकड़े में खेलना होगा।
जो शॉर्ट आज सवेरे की उसका सौदा बढ़ाया जाएगा 18,600 के नीचे जाने पर, 1850 पर हो सकता है एक बार रिबाउंड बने, फिर उसके बाद आपको ये 17,600 के लेवल को संभालना होगा। तो ये अगले 3-4 महीने का कार्यक्रम है, वो आपसे हर मंगलवार को उस बारे में बात हो जाएगी। और अगर मैं बैंक निफ्टी को टच करूं, ये देखिए वीकली चार्ट पर, और इसको भी वो टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक्स ऑफ कमोडिटीज मैगजीन में 10 साल पहले मैंने पैटर्न पढ़ा था। ये डबल टॉप में इसको पापा टॉप और मम्मी टॉप आप कहेंगे। पापा जब नाराज हुए तो बैंक निफ्टी यहां तक आई, और अब मम्मी जब नाराज हो रही है ना, ये बैंक निफ्टी नीचे 37,000 तक आ जाएगी। देखिए ये स्पिनिंग टॉप बना 4 सप्ताह पहले, उसके बाद ये ग्रेवस्टोन दोजी बन गया, और आज ये बिल्कुल स्मैश आउट सेल है। तो अब यहाँ पे जोर से चढ़ के बेचने में तो क्या एक बार उल्टा रिबाउंड झेलना पड़ सकता है कभी भी। तो वो आप अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से देखिए। वापस 44,200 तक कभी भी ये मार्केट जा सकती है बैंक निफ्टी की, उसमें कोई शक नहीं है। उतनी जगह रख के चलिए। पर बैंक निफ्टी में एक भी स्टॉक अब नहीं बचा है जो शॉर्ट सेल के योग्य नहीं है। एचडीएफसी, कोटक ऑलरेडी लुढ़क चुके थे। जो भी थोड़ी सी मस्ती एक्सिस बैंक और इंडसइंड कर रहे थे, उनमें स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल आ गया। एसबीआई ऑलरेडी लुढ़का पड़ा है, आईसीआईसीआई लुढ़क गया। बैंक निफ्टी को बचाएगा कौन? तो जो बाबू भैया ने कहा ना, रानी तो गई, तो बैंक निफ्टी की रानी तो गई। अब यहाँ पे मैं किसी भी हालत में तेजी का सौदा खोजूंगा नहीं। स्टॉप लॉस कटेगा तो कटेगा, हम बार बार इसको हर रिबाउंड में बेचने का ही प्रयत्न करेंगे। आप बाकी भी लार्जर निफ्टी में देखो, ये मारुति है, टीवीएस है, डीएलएफ है, इवन इंडियन होटल जैसा स्टॉक जो दोनों इंडेक्स में नहीं है, ये सब 25-25, 30-30% घटने के लिए तैयार है। तो बहुत ज्यादा सेफ मार्केट ऊपर तक आता चला गया था। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े करेक्शन आएंगे, इंडेक्स एक एवरेज उसमें न्यूनतम आएगा। और एक देखिए बहुत बड़ी बात, जिसके बिना ना, ये देखिए रुपी डॉलर की चार्ट को आप देखिए। मैं रुपए की ऐसी चार्ट को देख के इंडेक्स पे तेजी करूं तो कैसे करूं? मेरी मासूमियत 25 साल पहले खत्म हो गई। मैं बहुत ज्यादा चीजों को स्टडी करता हूं, इसलिए मैं कॉशियस होकर साइड हट जाता हूं और हम दूसरे स्टॉक्स में घुस गए। ये रुपी डॉलर की चार्ट को देखिए, एबीसीडी ट्रायंगल जो पैटर्न है, जी और यहां से जो रिवर्सल आ गया, ये आप इसको जी डेली व्यू जी। में देखिए। ये डेली व्यू में आप देखिए रुपये की चार्ट को। ये रुपी अगर जिस दिन 82 के ऊपर जी। गया है, सीधा 85-86 हो जाएगा। तो कैसे निफ्टी सस्टेन करेगी? अच्छा, सुशील जी, एक प्रश्न और लूंगा आपसे यहाँ पे अल्टीमेटली, क्योंकि निफ्टी और निफ्टी बैंक में मैंने आपके कमेंट अभी सुने, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि महबूबा ने बेयस का हाथ थाम लिया है। एक स्पेस जो कि बहुत चला इस पूरे मूव में अप्रैल मई जून में, वो था ऑटो। ऑटो पे आपका व्यू क्या है? एक अच्छा पैसा बनाने के बाद स्टॉक्स में क्या करना चाहिए इस वक्त? टाटा मोटर्स को छोड़ के जो ऑटो स्टॉक जी में आए, शॉर्ट कर दीजिए। सबके स्टॉप लॉस अलग अलग से चलेंगे। एक टाटा मोटर्स में अभी भी एक नया हाई बनाने की जगह बची है, थोड़े करेक्शन के बाद। पर मारुति हो, टीवीएस हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो, ये सब टॉप आउट हो चुके हैं टुकड़े टुकड़े में। इनके अंदर में बहुत ज्यादा नीचे का करेक्शन आने वाला है। अच्छा, सुशील जी, वैसे इंडिया में बिटकॉइन को लेकर काफ़ी रेगुलेशंस, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे रेगुलेटर्स ने एक अच्छा काम किया है कि उसको लेकर एक जो भोले भाले निवेशक हैं वो बच गए उस वॉलेटिलिटी से। लेकिन क्योंकि हमारा शो काफ़ी एनआरआई दर्शक भी देखते हैं, इस पर आपका व्यू है कि यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है? देखिए, हमने जब 15,000 का ये जो लो आया था बिटकॉइन में, तो यहाँ पर आपके साथ तो टीवी पर नहीं बात होती थी, तो हमने ट्विटर पे इसका एक 10 मिनट का बड़ा वीडियो बना के डाला था कि अगली चाल में लाख डॉलर का भाव आ रहा है। उसमें एक पहला चरण ये कंप्लीट हो गया, और ये बिल्कुल घोड़े के पांव, ये गधे के पांव नहीं है, 5 वे फ्रैक्टल है। ये वेव 1 खत्म होकर जो 15,000 का 32 हुआ, 31,300, और अब ये करेक्शन जो कंप्लीट हो चुका है, यहां से अगली चाल शुरू हो रही है कि ये 23-24 हजार वाला अब सीधे 50-52 हजार तक चल जाएगा। तो इस बिटकॉइन से हम जो शेयर बाजार वालों को क्या जोड़ना चाहिए कि रिस्क ऑफ नहीं हुआ है संसार में एक एडजस्टमेंट चल रहा है। बिटकॉइन क्लियर कट प्रूफ ऑफ रिस्क ऑन है। रिस्क ऑन अलग अलग पॉकेट्स में घूम रही है, और अगर अगले 3 महीने में बिटकॉइन में एक बड़ी रैली आ जाती है, स्टॉक मार्केट करेक्शन करता है, तो आने वाले समय में ये 15-20% अगर इंडेक्स घट भी गया, तो ये दोनों हाथ से शेयरों को दबोच के लेने का अवसर होगा। संसार में रिस्क ऑन बिल्कुल है, और अच्छे शेयरों को खोजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ये खेल है, बहुत लिमिटेड लोगों के काम की चीज है। चलिए सुशील जी, शुक्रिया फिर जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और आज बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, वो ट्रायंगल वाली बात जो थी वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज हमारे साथ। चलिए नीरज जी, सॉरी थोड़ा 1 मिनट हम ओवर कर गए आपके शो में, लेकिन मार्केट डे लो पर 78 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी
अब पिछले वीक के लो को तोड़ रहा है, 43,397 वो लो था उसके नीचे, और ये क्लियरली मॉनसून कंसर्न्स है मार्केट में। ये हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि ये एक आई ऑन द स्काई, ये अगर कोई करेक्शन आएगी मार्केट में तो मॉनसून की वजह से आएगी। उसने केडिया की बात को बहुत गंभीरता से सुन लिया है। तो वाकई मार्केट जो है लोस की तरफ बढ़ रहा है और एडवांस डिक्लाइन भी अगेंस्ट होने वाला है अगले एक आध घंटे के अंदर, ऐसा लग रहा है। 1.2:1 बचा है, जो कि मुझे लगता है कि बिगड़ रहा है।